भारत का इतिहास ल्यूसेंट से चैप्टर नंबर 1। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू मतलब जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम पर जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदी और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी भाषा में इसे अंग्रेज इंडिया कहने लगे। पारा बदले बिंद की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की ओर, दक्षिण में द्रविड़ परिवार भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन नस्लों के लोगों का मिश्रण है वे इस प्रकार हैं। पहला, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया जाता है। इसके अलावा लिखा हुआ है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं उनमें पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्यतः 4 स्रोत हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी: भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है सारा संसार अपना घर है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। अपौरुषेय माने ये पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए बल्कि इसको देवताओं द्वारा लिखा गया है, ऐसा ये लोग मानते हैं। वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो चर्चाओं का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ को 11 सूक्तों सहित इसमें 10,462 चर्चाएं हैं। चर्चाएं माने मंत्र। इस वेद की चर्चाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित चर्चाओं का जो उल्लेख है उसे खिल कहते हैं। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित चर्चाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद है।
जो चतुर्वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसकी कल्पना ऋग्वेद का 10वां मंडल है। लिखा है कि चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आगे लिखा हुआ है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द का संबंध गाय से है। अगन्य माने ना मारे जाने योग्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता। नोट में लिखा है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। मतलब किस जाति का क्या काम होगा, क्या स्थिति होगी, क्या व्यवसाय होगा, क्या दायित्व होगा और क्या कर्तव्य होगा। इसके बाद हमारा टाइम पीरियड, ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखा गया है। तो ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रोगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि के ईसा मसीह की जन्म तिथि के आरंभ में हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो वामनावतार है, इसके 3 पदों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पदों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 चर्चाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्दव्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें वरदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में वर्णित है या दोनों में है। आगे सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले चर्चाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उर्धात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट में लिखा हुआ है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम हैं। आगे अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रलय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि,
महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। इसके आगे वाल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। यह है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कन्याओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह सुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रसिद्ध ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ अपने संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों में तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शाम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है इसमें, और इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चशनामा, लेखक इसके हैं अली अहमद। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चशनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, और अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीति व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इसके बाद विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी किस प्रकार से मिली है, आइए जानते हैं। रोमन यूनानी लेखक हैं, जिनमें से टेसियस के बारे में क्या है, यह एक ईरानी राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है।
इसने अपनी पुस्तक हिस्टोलिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, अनेसिक्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। इसके अलावा बालको इसमें क्या लिखा है, आइए देखते हैं। आगे लिखा हुआ है मेगास्थनीज के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर का कह सकते हो राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगला है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अगला है डायनीसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। अगला है टालमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अगला है प्लिनी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अगली पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद कुछ चीनी लेखक दिए गए हैं, जैसे कि फायान है। फायान के बारे में लिखा है कि यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। अगला है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। अगला है वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनसांग 629 ईसा पूर्व में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति आचार्य शीलभद्र था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। आगे लिखे हैं अरबी लेखक अलबरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापक विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया था, लग रहा है।
इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा है कि यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। कौन? अलबरूनी। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला है इब्न बतूता। इसने अरबी भाषा में लिखा गया, इसका जो है इब्न बतूता का अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है, जिसको हम रिहला के नाम से जानते हैं। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इसके बाद बालको थोड़ा सा और बचा है, ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है। इस चैप्टर में आगे लिखा हुआ है अन्य लेखक के बारे में, जिसमें तारानाथ है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्योर और तंग्योर नाम के ग्रंथ की रचना की है। इसने जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दी है, या इसके ग्रंथों से इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगला है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। लिखा है इसमें कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के महापिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख वेगास कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाशत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा पहला हस्तलिखित साक्ष्य एरल अभिलेख शासक भानुगुप्त से होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरल अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल वुर्जहोम से गर्तावास गड्ढागर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरकमेड़ु पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया जिसे कंबोज के नाम से भी जानते हैं, और जावा यवन द्वीप के नाम से जानते हैं, इनसे हमारे संबंध स्थापित थे। लिखा है कि सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया, जावा से स्थापित हुए। इसके बारे में कुछ अभिलेख हैं और उनसे संबंधित शासकों के नाम दिए गए हैं।
जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, ये एक तिथि रहित अभिलेख है और इसका संबंध कलिंगराज खारवेल से है। गिरनार जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी वालश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। अभिलेखों के अध्ययन का नाम एपिग्राफी है, या कह सकते हैं कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की जो शैली है वो नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ में मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाई। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन मंदिर कहलाता है या पंचायतन शैली का मंदिर तब कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। पंचायतन शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव का मंदिर, और इसके अलावा कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो खजुराहो में है। बृहदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, और गेंडेश्वर मंदिर जो है गोंडेश्वर मंदिर वो महाराष्ट्र में है। ये आज आपका मैंने चैप्टर नंबर 1 जो ल्यूसेंट से था वो पढ़ा दिया है पूरी तरीके से। नमस्कार साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन सारे टॉपिक पर आपको यहाँ पर वीडियो मिला करेंगे। नमस्कार।